हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले सेशन में हमने बात किया था कि एसक्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होते हैं और डेटाबेसेस क्या होते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं कि आरडीबीएमएस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में क्या डिफरेंस होता है, एसक्यूएल डेटाबेसेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं हम अपने स्लाइड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है जहाँ पे कि मैं डिस्कस करता हूँ कि आरडीबीएमएस यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और नो एसक्यूएल यानी कि ये भी एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, बट आरडीबीएमएस और नो एसक्यूएल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, SQL stands for Structured Query Language, is a programming language that is widely used for managing data in relational database management system। इसका यह मतलब हुआ कि SQL यानी कि जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आरडीबीएमएस डेटाबेसेस को यूज करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए। उसमें हम डेटा इंसर्ट करने के लिए या फिर उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनमें चीजों को मॉडिफाई करने के लिए। NoSQL is a non-relational database, meaning it allows different structure other than SQL। यहां पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि other than SQL, not only rows and columns, and making it more flexible to use a format that best fits the data। It does not mean the system does not use SQL, as NoSQL database do sometimes support SQL commands। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी ध्यान देने वाली हैं। मोर एक्यूरेटली, नो एसक्यूएल मींस नॉट ओनली एसक्यूएल। तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि नो एसक्यूएल का ये मतलब होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जिसमें हम एसक्यूएल टाइप ऑफ डेटा या फिर हम रिलेशनल टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे या फिर हम उसमें एसक्यूएल कमांड यूज नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में हम हमारे पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें कि हम अदर देन टेबुलर फॉर्मेट। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आरडीबीएमएस में हम एक टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं और नो एसक्यूएल में हम टेबुलर फॉर्मेट के अलावा और दूसरे फॉर्मेट्स ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। वो कौन से फॉर्मेट्स हैं ये हम देखेंगे आगे आगे चल के। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हमारे बहुत टाइप्स के हैं, जैसे कि हमारा मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा डीबी हो गया, रेडिस हो गया या फिर इलास्टिक सर्च हो गया। इस लिस्ट में और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे कि हमारा काउच डीबी है, हमारा कॉकरोच डीबी है और बहुत सारे काइंड ऑफ डीबीज हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है वो काम कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस में हमारा जो स्केलेबिलिटी होता है, स्केलेबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, अगर वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसको हमें और ज्यादा बड़ा करना है, तो इस डेटाबेस को हम बड़ा कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास यूजर्स और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं या फिर हमारा जो डेटा वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हमें डेटाबेस को स्केल अप करना पड़ता है, यानी कि उसको और बड़ा करना पड़ता है। तो हमारा जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी हमारा दो दो टाइप से होता है। एक होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो पहले मैं एक बार एक छोटे से ग्लिम्स में दे देता हूं कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है। तो वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि अगर मेरी एक मशीन है जो कि 1 GB रैम यूज कर रही है और लेट से 2 कोर सीपीयू यूज कर रही है और हमारा 100 GB हार्ड डिस्क है उसमें, तो अगर मैं इसको वर्टिकली स्केल करूंगा तो मैं एक दूसरी मशीन ले लूंगा जिसमें कि मेरा 2 GB रैम होगा, लेट से 4 कोर सीपीयू होगा और 200 GB हार्ड डिस्क होगा। और अगर मुझे फिर से इसको वर्टिकली स्केल करना है
तो मैं एक इससे और बड़ी मशीन ले लूंगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। फिर आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि अगर हमारा एक मशीन है जिसमें कि सेम कॉन्फ़िगरेशन हम रख लेते हैं, 1 GB रैम, 2 कोर और 100 GB हार्ड डिस्क। तो अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और मशीन ले आऊंगा जिसका कि या तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या फिर उससे अलग कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, बट ये मशीन मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट, या फिर इसके साथ ही, इसका एक साथी मैं और ले आऊंगा, इसका एक दोस्त मैं और ले आऊंगा जो कि इसके साथ मिलके काम करेगा। इसका मैं उसका उससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन भी रख सकता हूं, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन भी रख सकता हूं, या फिर उससे कम भी कॉन्फ़िगरेशन रख सकता हूं। ये डिपेंड करता है मेरे यूज केस के ऊपर। तो लेट से मैंने इसका 2 GB रैम कर दिया, इसका 4 कोर CPU कर दिया और 200 GB हार्ड डिस्क कर दिया। तो इस टाइप ऑफ स्केलिंग को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो जो हमारे RDBMS डेटाबेसेस होते हैं उनको जनरली हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको वर्टिकली स्केल करते हैं। हम उसको हॉरिजॉन्टली स्केल भी कर सकते हैं, बट उसमें हमारे टेक्निक्स लगते हैं जिनको कि हम बोलते हैं शार्डिंग या फिर पार्टीशनिंग। तो शार्डिंग और पार्टीशनिंग को हम फॉर श्योर कवर करेंगे, बट ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स है, तो आगे वाली वीडियोस में हम इनको कवर करने वाले हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर की बात। तो जो हमारा RDBMS का स्ट्रक्चर होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो होता है हमारा एक टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में, राइट। तो जो हमारा RDBMS, जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं एक RDBMS सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे हम अपने डेटाबेस का स्कीमा हम पहले से ही डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे आईडी स्टोर करना है और मुझे यहाँ पे नेम स्टोर करना है और मुझे यहाँ पे लेट से सैलरी स्टोर करना है, तो जब मैं ये टेबल क्रिएट कर रहा होऊंगा अपने एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, मैं उसी टाइम अपने RDBMS को बताऊंगा कि मुझे एक कॉलम चाहिए जिसका कि आईडी होना चाहिए, जिसका कि नाम आईडी होना चाहिए, और मैं इसका डेटा टाइप भी बताऊंगा। तो लेट से मैं इसका डेटा टाइप बता देता हूं इंटीजर। इंटीजर यानी कि इसमें मैं स्टोर करूंगा न्यूमेरिकल डेटा। फिर अगर मेरा नेम कॉलम रहेगा और मैं इसका डेटा टाइप बता दूंगा varchar। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा varchar क्या है, इंटीजर क्या है, तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। ये एक डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम फॉर श्योर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अपने RDBMS को बता दूंगा कि मैं एक कॉलम में सैलरी स्टोर करूंगा जिसका कि डेटा टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है RDBMS में वो हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड रखते हैं। अब हम आ जाते हैं एसिड प्रॉपर्टीज पे। तो एसिड प्रॉपर्टीज एक एक्रोनिम है किसका, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी का। तो जो हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस है या फिर जो हमारे RDBMS है, RDBMS की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज, जो कि एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा को। तो एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट सक्सीड और फेल कंप्लीटली एंड कैन नॉट बी लेफ्ट पार्टली कंप्लीट इवन इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। इसका यह मतलब है कि अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं एक दूसरे को पैसे ही भेज रहा हूं। इसका ट्रांजैक्शन का यहां पे मतलब है कि अगर मैंने कोई भी ऑपरेशन किया या मैंने कोई भी कमांड रन किया RDBMS पे, तो या तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए या फिर वो पूरा का पूरा फेल हो जाना चाहिए। तो अगर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो या तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए या तो फिर ये डेटाबेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा आधा डेटाबेस क्रिएट हो पाएगा और आधा डेटाबेस क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। फिर आ जाता है हमारा कंसिस्टेंसी। सो द डेटाबेस मस्ट फॉलो रूल्स दैट वैलिडेट एंड प्रिवेंट करप्शन एट एवरी स्टेप। यानी कि अगर आपको ये पता होगा, अगर हम क्लाउड डेटाबेसेस यूज करते हैं या फिर हम
मल्टी रीजन डेटाबेसेस यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जो स्पेशली जो बड़ी कंपनीज है जहां पे कि हम डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लेट्स से एक मेरा डेटाबेस है जो कि है न्यू दिल्ली में, एक मेरा डेटाबेस है जो कि है मेरा बैंगलोर में, और एक मेरा डेटाबेस है जो मेरा है कोलकाता में। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि लेट से मैंने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है न्यू दिल्ली वाले डेटाबेस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे मेरा डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि सेम सेम कॉपी ऑफ डेटा जो कि मेरा न्यू दिल्ली वाले डेटाबेस में है उसका एक कॉपी मेरा बैंगलोर के डेटाबेस में भी है, तो इन दोनों डेटाबेस के बीच में उस डेटा रो में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी 100 है और न्यू दिल्ली वाले डेटाबेस में मेरा एम्प्लॉय नेम विशाल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंगलोर वाले डेटाबेस में मेरे एम्प्लॉय आईडी 100 पे मेरा एम्प्लॉय नेम रहे राम। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और आरडीबीएमएस ऐसा होने भी नहीं देता है, उसका जो इंटरनल कोड है या फिर जो उसका इंटरनल सर्वर है वो इस चीज को मैनेज करेगा, और अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो वो एक एरर थ्रो कर देगा। तो आरडीबीएमएस हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है। फिर आता है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन का ये मतलब होता है कि अगर दो दो या उससे ज्यादा व्यक्ति एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, अगर ये मेरा डेटाबेस है और एक क्वेरी मैंने चला दिया, एक क्वेरी पर्सन एक्स ने चला दिया, राइट, तो क्या होगा कि जो जो क्वेरी विशाल ने चलाया होगा वो क्वेरी पर्सन एक्स से आइसोलेटेड रहेगा, यानी कि वो दोनों क्वेरीज अलग अलग फंक्शन करेंगी। अगर मैंने यहाँ पे अपडेट कमांड चलाया है और अगर पर्सन एक्स ने यहाँ पे डिलीट कमांड चलाया है, तो पहले, और अब ये डिपेंड करेगा कि किसका कमांड पहले रन हुआ है, तो उसका कमांड वो पहले एग्जीक्यूट करेगा सर्वर। तो अगर विशाल ने पहले अपडेट कमांड चला दिया तो वो डेटा पहले वहां पे डेटाबेस में जाके अपडेट करेगा, और फिर जो भी क्वेरी पर्सन एक्स ने चलाया है डिलीट कमांड, वो डेटा वहां से डिलीट कर देगा। बट दोनों के दोनों जो क्वेरीज है अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के डिफरेंस में भी चलती है तो वो दोनों क्वेरीज आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग रहेंगी और वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी किसी भी केस में। फिर आ जाता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। तो ट्रांजेक्शन्स आर फाइनल एंड इवन सिस्टम फेलियर कैन नॉट रोल बैक अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो मैंने क्वेरी चलाया है वो क्वेरी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, तो उस केस में ऐसा होगा कि जो भी हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया है और जिस स्टेट में मेरा डेटाबेस आ चुका है, यानी कि अगर ये पर्सन एक्स ने डिलीट कमांड चलाया और मेरा डेटा यहां से डिलीट हो गया और उसी दौरान मेरा सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन एक्स ने डेटा डिलीट किया था वो वापस से रिवर्ट बैक आ जाएगा। नहीं, अगर वो डिलीट हो चुका है तो वो डिलीटेड ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम गलती से वो डेटा डिलीट कर देते हैं या फिर कोई गलत क्वेरी चला देते हैं, तो हमारे एसक्यूएल जो हमारा आरडीबीएमएस है उसमें एक रोल बैक का ऑप्शन होता है जहां से कि हम वो डेटा फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। और अगेन ये एक एडवांस टॉपिक है और फॉर श्योर ये चीज हम अपने प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में। तो अनलाइक एसक्यूएल, नो एसक्यूएल सिस्टम अलाउज यू टू वर्क विद अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर विद इन अ डेटाबेस बिकॉज दे अलाउ अ डायनामिक स्कीमा फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो डेटा भी हमारे दो टाइप के होते हैं जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। करेक्ट। स्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा कौन सा डेटा टाइप आ जाता है? हमारा सीएसवी आ जाता है, टीएसवी आ जाता है यानी कि टैब सेपरेटेड वैल्यू, एक्सेल फाइल्स आ जाती है, EXCEL। ठीक है। और इस टाइप के जो डेटा सेट्स होते हैं यानी कि जिनको हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा कौन सा होता है? और एक और हमारा डेटा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है। तो अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। हम उसको एसक्यूएल डेटाबेसेस या फिर आरडीबीएमएस में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स और
इस टाइप ऑफ डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में हमारा आ जाता है जेसॉन डेटा, बीसॉन डेटा, एक्सएमएल और इस टाइप के डेटा सेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा आरडीबीएमएस डेटा बेस होता है वो हम जनरली हम उसको वर्टिकली स्केल करते हैं, और इन सम केसेस हम उसको पार्टीशनिंग या फिर शार्डिंग के थ्रू हम उसको हॉरिजॉन्टली स्केल भी कर सकते हैं। बट जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस मोस्टली हम हॉरिजॉन्टली स्केल ही करते हैं। यानी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्वर होगा, इस एग्जिस्टिंग सर्वर में हम उसको एक और उसका मित्र दे देंगे जो कि या तो उसके जैसा ही होगा या फिर उससे थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफरेंट होगा, और जो मेरा एग्जिस्टिंग सर्वर होगा वो हमारा काम ऑलरेडी कर ही रहा होगा। तो इस टाइप ऑफ स्केलिंग को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस हमारा टेबुलर काइंड ऑफ डेटा यानी कि स्ट्रक्चर डेटा पे तो काम कर ही सकता है, इसके साथ साथ वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे भी काम कर सकता है, यानी कि वो डेटा भी वो स्टोर कर सकता है, वहां से हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे नो एसक्यूएल जो डेटाबेसेस हैं उनके मल्टीपल अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, की वैल्यू स्टोर डेटाबेस, डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस और ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस हमारा क्या है, कैसेंड्रा, जहां पे कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। अगर ये मेरा डेटाबेस है तो यहाँ पे मेरा एक कॉलम रहेगा और इससे रिलेटेड जो भी डेटा रहेंगे वो मेरा इस फॉर्मेट में स्टोर होगा। यानी कि जो ये अगर ये मेरा नेम हो गया तो नेम यहाँ पे नेम 1, नेम 2, नेम 3 ऐसे स्टोर होगा। फिर यहाँ पे अगर मेरा डिपार्टमेंट आ जाता है तो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 इस टाइप से स्टोर होगा और सो ऑन। तो कॉलम कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस में, जैसे कि कैसेंड्रा डेटाबेस में हमारा डेटा इस टाइप से स्टोर होता है। फिर आ जाता है हमारा की वैल्यू स्टोर, जो कि जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है काउच डेटाबेस, काउच बेस डीबी। तो यहाँ पे हम की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि हमारा हो गया आईडी, आईडी हो गया 1, नेम, नेम हो गया विशाल, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कुछ हम इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेंगे। आईडी हमारा की हो गया, 1 हमारी वैल्यू हो गई, नेम हमारा आईडी हो गया और विशाल मेरा वैल्यू हो गया उसका। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम की वैल्यू स्टोर्स में स्टोर करते हैं। फिर आ जाता है मेरा डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। तो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम एक्सएमएल, YAML फाइल और जेसॉन फाइल्स या फिर बीसॉन फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में, जहां पे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट स्टोर्स में डेटा हमारा कैसे स्टोर होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है MongoDB, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस का। फिर आ जाता है हमारा ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो ग्राफ बेस्ड डेटाबेस के हमारे एग्जांपल्स है Neo4j और Redis ग्राफ। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस में जनरली क्या होता है कि उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा कुछ इस टाइप से रहेगा, यानी कि अगर आपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह, यानी मेजरली अगर आपने सोशल मीडिया एप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक रिकमेंडेशन आता है पीपल यू में नो करके, राइट, जहां पे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं उन सेम लोगों को, म्यूचुअली फॉलो करने वाले लोगों का एक आपको रिकमेंडेशन आता है। तो वो उस पर्टिकुलर यूज केस के लिए जो वो कंपनीज डेटाबेस यूज करती हैं वो लोग यूज करते हैं ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस, यानी कि जहां पे कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स के बीच में। यानी कि अगर मैं ये पर्सन एक्स हूं, ये पर्सन वाई है, ये पर्सन जेड है, तो अगर पर्सन एक्स पर्सन वाई को जानता है और पर्सन एक्स पर्सन जेड को जानता है तो देयर आर चांसेस दैट पर्सन वाई पर्सन जेड को जानता हो, तो ये एक दूसरे को रेकमेंड कर सकता है। उसमें उसके पीछे ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं। बट
जो बैक एंड में यूज करते हैं वो लोग ग्राफ डेटाबेस ही यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने आरडीबीएमएस में देखा था एसिड प्रॉपर्टीज, राइट, जहां पे कि हमने बात करी थी एटॉमिसिटी की, कंसिस्टेंसी की, आइसोलेशन की और ड्यूरेबिलिटी की। तो सेम काइंड ऑफ थ्योरम हमारा आ जाता है नो एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं कैप थ्योरम। कैप थ्योरम में हमारा एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ होता है। एक चीज आप इसमें ध्यान रखें कि जो हमारी एसिड प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कि हमारी 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, जिसको जो कि था हमारा एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, जो हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो इन 4 के चारों को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो या तो एटॉमिसिटी फॉलो करेगा, या फिर वो सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा, या फिर सिर्फ कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन फॉलो करेगा, एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को निगलेक्ट कर देगा। नहीं, वो 4 की चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। बट कैप थ्योरम में क्या होता है, कैप थ्योरम में हमारा होता है एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। यानी कि अगर मैं इसको एक ट्राइंगल पे लेकर आऊं, जहां पे कि हमारा है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, तो एक काइंड ऑफ डेटाबेस, यानी कि अगर मेरा वो मोंगोडीबी है, तो वो एक टाइम पे इन तीनों प्रॉपर्टीज में से मैक्सिमम मैक्सिमम कोई 2 प्रॉपर्टीज ही हमें प्रोवाइड कर पाएगा। यानी कि अगर वो हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो या तो वो हमें अवेलेबिलिटी ही प्रोवाइड कर पाएगा, या फिर वो हमें पार्टीशन टॉलरेंस ही प्रोवाइड कर पाएगा। एक डेटाबेस ये तीनों प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो यहां पे आता है हमारा एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। तो कंसिस्टेंसी की हमने ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया था हमारे आरडीबीएमएस के केस में। अवेलेबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर मैं एक क्वेरी रन करता हूं अपने डेटाबेस के ऊपर, तो वो मुझे एक रेस्पॉन्स दे। तो जितना ज्यादा वो हाईली अवेलेबल रहेगा, उतने ही उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो हमें रेस्पॉन्स दे। और फिर आ जाता है हमारा पार्टीशन टॉलरेंस, यानी कि हम डेटा लॉस किए बिना कितने इजीली उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 1 मिलियन रोज है और मुझे इसको पार्टीशन करना है, यानी कि मुझे अब इसको 2 अलग अलग डेटाबेसेस, या फिर मैं कहूंगा कि 2 अलग अलग सर्वर्स पे लेके आना है, तो मैं इसको कितनी इजीली और किस की के ऊपर मैं इसको पार्टीशन करता हूं, वो मायने रखता है। तो वो कितना इजीली हम उसको पार्टीशन कर पाते हैं, वो हमारा डिफाइन करता है पार्टीशन टॉलरेंस। तो कैप थ्योरम में ध्यान रखने वाली एक ये चीज है कि जो हमारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, वो इन 3 प्रॉपर्टीज में मैक्स टू मैक्स एक टाइम पे कोई 2 प्रॉपर्टीज ही हमें प्रोवाइड करेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जहां पे कि हम देखने वाले हैं कि हमारा एसक्यूएल में डेटाबेस कैसा स्टोर होता है, या फिर हमारा आरडीबीएमएस में डेटा कैसा स्टोर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच का एक स्क्रीनशॉट है, जहां पे कि हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। तो ये एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये एक टेबल क्रिएटेड है, जहां पे कि ये कॉलम्स हैं, ये इंडिविजुअल कॉलम्स हैं, और ये हमारे इंडिविजुअल रोज हैं। यानी कि ये डेटा जो हमारा स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है कॉलम्स और रो के फॉर्मेट में। वहीं अगर मैं नो एसक्यूएल का एग्जांपल दूं आपको, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक फाइल बेस्ड, ये मोंगोडीबी का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें यहां पे अगर आप देखेंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमारा एसक्यूएल में वो इसको हम बोलते हैं टेबल्स, सिमिलरली नो एसक्यूएल में, स्पेशली मोंगोडीबी में, हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, जहां पे कि हमारा ये एक स्टोर्ड है जेसन फाइल फॉर्मेट में, जो हमारा डेटा सेट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ लैंग्वेज सेक्शन में कहीं पे हमारी जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज उसने 3 दिया हुआ है, कहीं पे लैंग्वेज में सिर्फ हमारे 2 वैल्यूज हैं, राइट। और ये वैल्यूज भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये वैल्यूज हमारे आरडीबीएमएस में भी डिफरेंट हो सकता है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आरडीबीएमएस प्रोवाइड नहीं करती है। अगर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, तो हमें डेटा इंसर्ट करते टाइम वो 5 के पांचों कॉलम्स की डेटा हमें वहां पे देना पड़ेगा। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं आगे चल के, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।